हेलो फ्रेंड्स। अगले महीने आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो साइंस के टॉपिक हैं, ये आपको साइंस के टॉपिक दे रखे हैं। तो इनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ग्रेफाइट है, इसको इलेक्ट्रिक आर्क, जैसे वो वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो उनमें जो चिंगारी उत्पन्न होती है, ये क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रिक आर्क है। तो इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में, अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं, आपकी जो आवर्त सारणी है इसमें 18वां वर्ग है, इसमें जो तत्व आते हैं उनको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। ये किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि इनका अष्टक है वो पूरा होता है। तो इनमें कौन सी दे रखी है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन और ऑर्गेनेसन। तो ये क्या कहलाती है, अक्रिय गैसें कहलाती है। जब ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फुलरिन प्राप्त होता है। तो सी इसका आंसर होगा। फुलरिन है, ये कार्बन का एक अपरूप होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप ही है और फुलरिन है, ये भी कार्बन का ही एक अपरूप है। तो ये फुलरिन प्राप्त होता है। फुलरिन को बकमिनिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। फुलरिन की संरचना कैसी होती है, फुटबॉल या गोल गुंबद के समान होती है। ये आपको दिखाई दे रही है, फुटबॉल की जैसी संरचना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बक्की बॉल कहते हैं। फुलरिन के अणु में 60, 70 या इससे अधिक परमाणु होते हैं, कार्बन के परमाणु होते हैं। कार्बन जो C60 है, यानी जिनमें कार्बन में 60 परमाणु है, वो फुलरिन है, वो सबसे अधिक स्थायी होता है। ये आपको C60 कार्बन वाले फुलरिन की संरचना दिखाई दी है। और फुलरिन है, ये विद्युत का अचालक होता है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को क्या बोलते हैं, CFC। CFC ये किससे मिलकर बना होता है, तो CFC है, ये एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। तो आपको ऑप्शन में कौन से दे रखे हैं, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये CFC है, इसी को क्या कहते हैं, फ्रियोन भी कहते हैं, फ्रियोन। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में किया जाता है। और ये CFC है, ये ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वर्तमान में इसकी जगह पर HFC का उपयोग किया जाता है। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधों में, वो तो उसमें प्रकाश अभिक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है, ये पूछा गया है। तो पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही भोजन बनाते हैं। उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो ये वर्णक पाया जाता है जो पत्तियों में पाया जाता है। तो पत्तियां हैं वो भोजन बनाती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अलग अलग भागों में संपन्न होती है। पहली कौन सी होती है, प्रकाश अभिक्रिया, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया। और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया गया है। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये आपको आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, और ये इंटर स्पेस पाया जाता है इनके बीच में, और ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में इंटर स्पेस पाया जाता है। तो इसके अंदर ये जो द्रव्य भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रोमा वाला भाग है, इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। और ये जो आपको सिक्के की जैसे संरचना दिखाई दे रही है, इसी को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। और ये सिक्कों के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाती हैं। ये आपको एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित दिखाई दे रही है। तो इन पूरी संरचनाओं को क्या बोला जाता है, ग्रेना या ग्रेनम कहा जाता है। तो ग्रेना है, इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम पाए जाते हैं, क्वांटासोम। और ये क्वांटासोम क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और प्रकाशिक अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कौन से भाग में संपन्न होती है, ग्रेना वाले भाग में संपन्न होगी। और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। ये कोबालेमिन, तो इसे आप नाम से निकाल सकते हैं कि कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसे कोबालेमिन भी कह सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी इसका आंसर होगा। कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, पर्नीशियस एनीमिया रोग। पर्नीशियस एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है।
अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर है, उसके दरवाजे को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कमरा है वो रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप से ठंडा हो जाएगा, कमरे का ताप है वो अपरिवर्तित रहेगा, कमरा है वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, या कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर से भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो जब रेफ्रिजरेटर चालू है और उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो जो रेफ्रिजरेटर है वो पहले की तुलना में कमरे में अधिक गर्मी रिलीज करेगा, ज़्यादा गर्मी छोड़ेगा, इसलिए उस कमरे का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण कमरा है वो गर्म हो जाएगा, तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो सी इसका आंसर होगा। इसलिए कभी भी रेफ्रिजरेटर को चालू करके उसका दरवाज़ा खुला छोड़कर कमरे को ठंडा करने की कोशिश ना करें, आपका कमरा है वो गर्म हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है? तन्य का मतलब कि हम उसको खींचकर लंबा तार वगैरह बना सकें, वो क्या कहलाते हैं? तन्यता का गुण कहलाता है। तो सोना है, तो सोने में तन्यता का गुण पाया जाता है, इसे लंबा तार बना सकते हैं, लेकिन ये कठोर नहीं होता है। तो हीरा दे रखा है, आप सोचो हीरा इसका आंसर होगा। हीरा कठोर तो होता है लेकिन तन्य नहीं होता है। तो टंगस्टन है, ये कठोर भी होता है और तन्य भी होता है, तो बी इसका आंसर होगा। टंगस्टन है, इसका जो आपका बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका गलनांक है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बल्ब के फिलामेंट में काम में लिया जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा? लेंस की क्षमता, लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से, और उसका व्युत्क्रम उसी को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है, और इसको किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग में लिया जाता है? विद्युत टेस्टर होता है उसमें नियॉन बल्ब होता है, उसको यूज लिया जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? गैस डिस्चार्ज बल्ब होता है, जिसमें कौन सी गैस भरी रहती है? नियॉन गैस भरी रहती है। तो ये आपकी स्प्रिंग और जो रेजिस्टेंस है इनके बीच में कौन से नियॉन गैस भरी रहती है यहाँ पर? तो ये नियॉन बल्ब है, ये या नियॉन लैंप है, इसी को काम में लिया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये यदि आपको कोई भी उपकरण है उसमें करंट प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता लगाने के लिए इसको काम में लेते हैं। जब इसका जो ये मेटेलिक रोड वाला सिरा है इसको तार के संपर्क में ले जाते हैं, अगर तार के संपर्क में ले गए तो यहाँ पर ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है इसमें लाल कलर की आपको लाइट चमकती हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब उसमें करंट प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर कोई भी प्रकार की लाइट नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब उसमें करंट नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए इसी को काम में लिया जाता है। तो नियॉन बल्ब लैंप या नियॉन बल्ब इसका आंसर होगा। हीटर के तंतु का तार है वो किसका बना होता है? हीटर के तंतु का तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है जो किससे मिलकर बनती है? निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है नाइक्रोम धातु। तांबा और टिन है, ये तो क्या होता है? इसे मिलकर क्या बनता है? कांसा बनता है, कांसा, या इसी को क्या कहते हैं? ब्रोंज कहते हैं, ब्रोंज। तो आपका आंसर कौन सा है? नाइक्रोम धातु का बना होता है हीटर के तंतु का तार।